हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि राजा रानी कहीं जा रहे होते हैं। आर्थर पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। टेशिया कहते हैं कि उनको एक सभा में जाना है, जिस पर आर्थर सोचता है कि वो सभा जरूर बहुत ही ज्यादा अहम रही होगी। लेकिन तभी टेशिया उसके मुंह के सामने एक बड़ा सा बर्गर रख देती है और कहती है कि इसे खा लो। इसे एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और एहसास करने वाली लड़की ने तुम्हारे लिए बनाया है। जिसके ऊपर आर्थर उसे खाने लगता है और कहता है कि खूबसूरत, जिस पर टेशिया गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं कि आर्थर और टेशिया मश्क कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा धीमे हो। जिसके ऊपर टेशिया कहते हैं कि इसके लिए मैं बहुत जल्दी उठी थी। तभी दादाजी कहते हैं कि तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम्हारे शरीरों को गर्म करने की अब कोई जरूरत नहीं रही, और उसके बाद वो उन्हें तलवार दे देते हैं। आर्थर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी सराहना करूंगा शहजादी टेशिया। जिसके ऊपर टेशिया कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें पीटने वाली हूँ। फिर वो दोनों उत्साह से लड़ने लगते हैं। दादाजी उन्हें देखकर कहते हैं कि अगले चरण के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि टेशिया एक तरफ थकी पड़ी होती है। तभी दादाजी आर्थर को बता रहे होते हैं, अब हम तुम्हारी जादूगरी को देखेंगे। एक बार तुम्हारा माना कोर स्थापित हो जाए तो उसके बाद ये मूलभूत तत्व है जिन्हें तुम अपने हिसार में ले सकते हो। आग, पानी, हवा और जमीन। तत्वों पर काबू पाने की ताकत तुम्हारी जात से वाबस्ता है। हम एल्व्स हवा, पानी और जमीन के जादू में महारत हासिल कर सकते हैं। बोनेस के मुकाबले में जमीन और आग के जादू में महारत हासिल रखते हैं। इसके अलावा इंसान इन चारों के ऊपर काबू पा सकते हैं। जिसके ऊपर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। दादाजी कहते हैं इंसान अपनी शक्ति को बढ़ाकर चारों तत्वों पे काबू पा सकता है, लेकिन ज्यादातर इंसान सिर्फ एक ही तत्व पे काबू पा पाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो सारे ही जादुओं में महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। जिस पर आर्थर सोचता है कि अनुकूलता। तभी टेशिया हाथ उठाकर कहते हैं कि मेरा एक सवाल है आर्थर, मेरा शारीरिक मश्क के अंदर जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। दादाजी कहते हैं कि कमजोरी की वजह से आर्थर के अंदर का हैवान सो रहा है, जो कि उसके माना कोर और उसके शरीर के बीच संतुलन स्थापित नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से ये बार बार कमजोर पड़ जाता है। इसके दर्द की वजह भी वही है। जिसके ऊपर आर्थर को दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि ये हैवान और कोई नहीं वही होगी। फिर दादाजी कहते हैं कि इसलिए मैंने तुम्हें शारीरिक श्रम करवाया ताकि तुम्हारा माना तुम्हारे शरीर के साथ एकजुट हो सके। तभी टेशिया आर्थर को देखने लगती है। आर्थर कहता है कि इस तरह से देखने से तुम्हारा क्या मुराद है। जिसके ऊपर टेशिया कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हें मारती हूँ तो तुम कराहते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है मेरे मारने पर। जिस पर आर्थर टेशिया पर गुस्सा करके कहता है कि तुम बहुत जोर से मारती हो, कोई भी चिल्लाएगा। हमें टेशिया सोती हुई नजर आती है। तभी आर्थर कहता है कि लोग कहते हैं कि एल्व्स अगर 10 साल की उम्र में माना जागरूक कर ले तो इसका मतलब कि ये उनके लिए आशीर्वाद है। फिर हमें टेशिया का तहस नहस हुआ कमरा नजर आता है और आर्थर कहता है कि टेशिया ने 9 साल की उम्र में माना को जागरूक कर लिया। जब से उसने लड़ना शुरू किया है वो मेरे साथ ही वक्त गुजारती है। आर्थर टेशिया को देख रहा होता है, लेकिन तभी दादाजी कहते हैं कि शायद अब तुम्हारा माना कोर और शरीर एक दूसरे से सजग हो गए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे अंदर के हैवान को अब जागरूक करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये सफल होगा और इसके बाद तुम्हें इस दर्द की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद तुम भी एक हैवान के मालिक बन जाओगे। जिसके ऊपर आर्थर खुश हो जाता है। तभी दादाजी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे माना को प्रज्वलित करने वाला हूँ। टेशिया कहते हैं कि ये सुरक्षित तो है ना। जिसके ऊपर दादाजी कहते हैं कि फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इससे थोड़ी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी ठीक रहोगे। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मैं तैयार हूँ। फिर दादाजी उसके माना कोर को प्रज्वलित करने लगते हैं, लेकिन तभी अंदर का हैवान जोर मार जाता है। वो एक चिंगार लगाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दादाजी और टेशिया दूर जाकर गिरते हैं। आर्थर की कमीज फंस जाती है, वो वही का वही गिर जाता है। तभी दादाजी कहते हैं कि ये कैसे हुआ। हमें आर्थर की आंख के नीचे एक निशान पड़ता हुआ नजर आता है, फिर वो गायब हो जाता है। दादाजी और टेशिया सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। आर्थर की आंख खुलती है, वो अपने सामने दादाजी को पाता है। दादाजी पूछते हैं कि तुम कैसे हो। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी दादाजी पूछते हैं कि बताओ मुझे, तुम्हें मालूम है तुम्हारा हैवान कहाँ से आया है। तभी आर्थर जवाब देता है कि वो एक ड्रैगन है। जिसके ऊपर दादाजी हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, या शायद इससे पहले मैंने ये किसी के साथ नहीं देखा था। फिर दादाजी कहते हैं कि ये तुम किसी से मत कहना, ड्रैगन के साथ जुड़ाव बहुत सारी मुश्किलात लेकर आता है और ऊपर से ये मुश्किलात छुपी हुई होती है। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि दादाजी आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी चिंता करते हैं। दादाजी कहते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे वापस जाने का फरमान आ चुका है, तुम बस 4 महीने के मेहमान हो। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मुझे तो लगा अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। जिस पर दादाजी कहते हैं कि एक सांस्कृतिक आयोजन होने वाला है, जिसके अंदर तीनों रियासतें अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करेगी और तो नौजवान नागरिकों को एक दूसरे के राज्यों में बातचीत करने का मौका मिलेगा और इन्हीं सब मामलों के लिए साइरस शहर का दरवाजा खोला जाएगा। आर्थर सोचता है इसलिए राजा रानी यहाँ से गए थे। जिसके ऊपर दादाजी कहते हैं कि तुम अपने परिवार से मिलने वाले हो, तुम्हें खुशी नहीं हो रही। आर्थर कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी। तभी दादाजी उसके सर पे हाथ रख देते हैं। वो कहते हैं कि कल से मश्क और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, अपने आप को तैयार कर लो। जिसके ऊपर आर्थर टेशिया का नाम लेता है। दादाजी कहते हैं कि उस
तक भी ये खबर पहुंच गई है। फिर हमें टेशिया दिखाई जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा मायूस नजर आ रही होती है। उसके माँ बाप भी उसको देखकर मायूस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा आर्थर सो रहा होता है। वो कहता है कि बस 4 महीने बचे हैं। तभी वो अंडा जो सिल्विया ने दिया हुआ होता है उसके टूटने की आवाज़ आती है। आर्थर कहता है कि ये तो सिल्विया का दिया हुआ पत्थर है। तभी वो टूट जाता है, उसमें हमें आंख नजर आती है। आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो सच में अंडा है। फिर हम देखते हैं कि उसमें से एक काला नन्हा सा ड्रैगन निकलता है जो कि वहीं पर गिर जाता है। तभी आर्थर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। आर्थर उसे हाथों में उठा लेता है और उसको देखने लगता है और मुंडी को इधर उधर झुकाने लगता है। ड्रैगन भी उसकी नकल करने लगता है। फिर आर्थर कहता है कि क्या तुम एक ड्रैगन हो, जिसके ऊपर ड्रैगन हंस देता है। आर्थर इस पर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उसके हाथ पे काट लेता है। आर्थर को बहुत जलन महसूस होती है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी काटी हुई जगह पे एक निशान बनने लगता है। फिर वो ड्रैगन का बच्चा चिल्लाने लगता है। आर्थर इधर उधर देखता है और कहता है कि कौन है। तभी वो ड्रैगन का बच्चा और चिल्लाने लगता है और आर्थर कहता है कि तुम बात कर रहे हो क्या, जिस पर ड्रैगन का बच्चा फिर से चिल्लाता है। आर्थर कहता है कि वो तुम हो जो मेरे मन में मुझसे बात कर रहा है, जिसके ऊपर ड्रैगन का बच्चा फिर से चिल्लाता है। फिर आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, आज से तुम मुझे पापा कहना। वो आर्थर की तरह मासूमाना नजर से देखने लगता है। तभी आर्थर कहता है कि चलो अब तुम्हारा नाम रखते हैं, तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ के नाम पर से होगा, सिल्विया। ड्रैगन का बच्चा ये सुनकर इधर उधर कूदने लगता है, लेकिन तभी आर्थर कहता है कि शायद तुम्हें ये नाम पसंद आया। हम देखते हैं कि आर्थर का निशान चमकने लगता है। वो सोचता है कि ये सोचा था उससे ज्यादा आया हो रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं 8 साल की उम्र में बाप बन जाऊंगा। फिर आर्थर लेट जाता है, उसकी देखा देखी ड्रैगन का बच्चा भी लेट जाता है। आर्थर सोचता है कि मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या ही सोचेंगे। फिर वो सो जाता है। दूसरे दिन की सुबह होती है। टेशिया दरवाजा खोल के चद्दर उठाती है, लेकिन तभी वो उस ड्रैगन के बच्चे को देखती है। वो एक जोर से चीख मारती है। आर्थर उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी वो देखता है कि टेशिया उस ड्रैगन के बच्चे को खिला रही होती है और कहती है कि ये कितना प्यारा है। ड्रैगन का बच्चा खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मार रहा होता है, लेकिन तभी आर्थर सो जाता है और कहता है कि गुड नाइट। इसके ऊपर ड्रैगन का बच्चा और भी ज्यादा हाथ पैर मारने लगता है। सिल्विया और आर्थर मशक वाली जगह पर जाने लगते हैं। आर्थर के सर पर वो ड्रैगन का बच्चा होता है। सिल्विया उससे कहती है कि मेरे पास आ जाओ, डरो मत, जिस पर वो बच्चा आर्थर के बालों पर कस के बैठ जाता है। आर्थर कहता है कि शायद ये तुम्हें किसी तरह का शिकारी समझ रहा है। टेशिया दादाजी से कहती है कि दादाजी इधर देखे, आर्थर ने जानवर पाला है। जिसके ऊपर दादाजी उसे देखते हैं और वहाँ पर हक्का बक्का रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं है ना। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि ये एक ड्रैगन का बच्चा है। इसके ऊपर दादाजी अपने सीने को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल कमजोर हो चुका है और कितने झटके दोगे मुझे। टेशिया सिल्विया से कहती है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पालूंगी, लेकिन सिल्विया उससे डर रही होती है। तभी दादाजी कहते हैं कि ये तब पैदा हुआ होगा जब तुमने अपने अंदर के जानवर को सर कर लिया होगा। आर्थर कहता है कि ये सिल्विया के पास से आया है। तभी दादाजी कहते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, कोई भी नहीं मानने वाला कि तुम्हें एक ड्रैगन का बच्चा मिला है। तुम बस सबसे ये कह देना कि ये बस मेरे एक माना का हैवान है। चलो अभी तक ध्यान दो, आज का सबक बहुत ही ज्यादा अहम है। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि माना कोर और हैवान कोर को एक साथ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दादाजी कहते हैं कि ये आमने सामने की लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर होता है और हम देखते हैं कि हरी और काले रंग की धारियां दादाजी को घेर लेती है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर हमें दादाजी काली लपटों के बीच घिरे हुए नजर आते हैं। उनकी आंखें चमक रही होती है। वो कहते हैं कि चलो अब शुरू हो जाओ बच्चे। आर्थर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मेरी सोचों से भी बहुत ज्यादा है। तभी दादाजी उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। वो पीछे घूमता है, लेकिन वहाँ पर दादाजी नहीं होते। तभी आर्थर सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और एक अजीब सी आवाज आने लगती है। आर्थर अपने हाथों को उठा लेता है और कहता है कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। तभी दादाजी आया हो जाते हैं। आर्थर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आपका ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया हूँ। जिसके ऊपर दादाजी कहते हैं कि तुम ये कहने वाले पहले नहीं हो। आर्थर कहता है कि आपकी रफ्तार ने तो मुझे चौंका ही दिया। मुझे लगा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पाया आपको। दादाजी कहते हैं कि परछाई का पैंथर ये हवा के ऊपर सहज नियंत्रण प्रदान करता है और प्राकृतिक आवाजों की तरंगे बनाता है, जिसकी वजह से आपकी जादूगरी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। आर्थर कहता है कि बेहतर जादूगरी। तभी दादाजी कहते हैं कि ये इसलिए नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने ये चीज पहले नहीं देखी थी। फिर वो आर्थर के लिए तलवार को आया कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब बहुत ज्यादा मजाक हो गया, अब असली लड़ाई करते हैं। आर्थर कहता है कि दिन पर दिन गुजरते गए, मैंने बहुत ज्यादा मशकें की और अपने अंदर के हैवान की इच्छा पर काबू पाना सीखा। इसी के साथ मेरे सीने का दर्द भी कम होने लगा और एक दिन आया जब वो बिल्कुल ही गायब हो गया। वो मशकें जो मुझे बहुत ज्यादा दर्द देती थी, उनकी वजह से मेरा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। आर्थर कहता है कि मैंने अपने बचपन को भी जिया। हम देखते हैं कि आर्थर टेशिया को बाजार घुमाने लाता है, लेकिन फिर भी टेशिया का मूड ठीक नहीं हो रहा होता। आर्थर कहता है कि अब तो शांत हो जाओ। तभी वही लड़का आर्थर से फिर से टकराता है। आर्थर कहता है कि देख के चलो, लेकिन तभी वो कहता है कि आर्थर इंसानी बच्चा क्यों। आर्थर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं वो कुलीन इंसान हूँ जो कि तुम्हारे अनुचित खेल से पराजित हो गया था। उस दिन तुमने द्वंद के नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हें द्वंद की चुनौती देता हूँ। इस बार मैं तुम्हें पराजित करके ही रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये फिर से हार गया। तभी टेशिया कहती है कि वैसे इसका नाम फेरिट है, अगर तुम्हें याद हो तो। तभी आर्थर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। फेरिट ये देखकर चौंक जाता है। आर्थर कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर मुझे खुशी हुई।
हुई फेरिट और फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। तभी फेरिट कहता है कि वैसे तुम बहुत अच्छे हो। आखिरकार वो दोस्ती का हाथ थाम लेता है। तभी एलिस की जुड़वा बहन कहती है कि तुम दोनों अब दोस्त बन चुके हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? वैसे मेरे करीबी मुझे फेफे बुलाते हैं, अगर तुम जानना चाहो तो। तभी फेरिट कहता है कि तुमने इसे ये बात क्यों बताई? जिस पर फेफे कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उसका दोस्त हमें सर हिला देता है। आर्थर कहता है कि तुम वो नौजवान तो नहीं हो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर दूसरे देश जाने वाले हैं। तभी फेरिट कहता है कि सबने मुझे चुना है कि मैं वहां पर जाके उन लोगों का प्रतिनिधित्व करूं। जिसके ऊपर उसका दोस्त कहता है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें कुछ दर्जे के परिवार से हो और तुम्हें ये जबरदस्ती करने के लिए कहा जा रहा था। आर्थर कहता है कि क्या तुम भी जा रही हो टेशा? जिस पर टेशा खामोश हो जाती है। फेफे कहती है कि क्या शहजादी भी जा रही है? फेरिट कहता है कि हम नहीं चाहते कि नाजुक शहजादी फिर से खो जाए। जिसके ऊपर फेफे कहते हैं कि नाजुक बोला। टेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि नाजुक क्या होता है। फिर वो उसे एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो हवा में जाकर गिर जाता है। और फिर टेशा कहते हैं कि मैंने इतनी जोर से तो नहीं मारा था। वो बेचारा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके दोस्तों से उठा रहे होते हैं। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा भी हो जाते हैं। तभी आर्थर शहजादी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। आर्थर कहता है कि शहजादी अपनी रियाया पर इस तरह से वार नहीं करते। तभी शहजादी कहते हैं लेकिन। तभी आर्थर कहता है कि क्या लेकिन? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते बस। तभी आर्थर सोचता है कि ये बात मैं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी शहजादी कहती है लेकिन तुम अपने घर जा रहे हो और मैं अपना मूड ठीक करने के लिए मेल मिलाप करने भी नहीं जा सकती। और अब तुम मुझ पर मेरे बाबा की तरह गुस्सा कर रहे हो, तुम एक बिल्कुल बूढ़े इंसान की तरह हो। तभी आर्थर बेचारा शौक में आ जाता है और कहता है कि बूढ़ा इंसान? टेशा अपने बिस्तर पर रो रही होती है। तभी आर्थर खिड़की खोल के जगमग फूलों को अंदर भेज देता है। टेशा उसे देखकर कहती है कि कौन है? तभी आर्थर सामने आ जाता है। वो टेशा से कहता है कि तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी जैसे कि हम जाया करते हैं। फिर वो फूल की एक कली उसके कान पर रख देता है और टेशा मुस्कुराने लगती है। वो घने जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टेशा कहते हैं कि इस तरह से बगैर बताए किसी को हमारा इस तरह से बाहर आना ठीक रहेगा क्या? जिस पर आर्थर कहता है कि फिक्र मत करो, इस बार हमें डाकू चोर दिखे तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। फिर आर्थर कहता है कि देखो जरा। तभी टेशा को वही भेड़िए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एकदम ठीक है। हम देखते हैं कि सितारों भरी जगमग राख के अंदर वो आग को जलाकर एक तरफ बैठे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि टेशा को नींद आ रही होती है। तभी आर्थर कहता है कि अगर तुम सोना चाहती हो तो हम वापस जा सकते हैं। तभी टेशा कहती है कि नहीं, मुझे यही रहना है। और फिर उसको फिर से झपकियां आने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने एक राक्षस खड़ा होता है, लेकिन वो राक्षस नहीं होता बल्कि पेड़ होता है। आर्थर कहता है कि तुम अभी भी भूतों से डरती हो? जिसके ऊपर टेशा कहती है कि हरगिज नहीं। आर्थर कहता है कि तो फिर कांप क्यों रही हो? जिसके ऊपर टेशा कहती है कि मुझे बस ठंड लग रही है। फिर वो आग में लकड़ियां डाल देती है जिससे कि वो भड़क उठती है। वो पूछती है कि आर्थर एक बात बताना, इंसानों की रियासत कैसी है? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, असल में मैं अभी वहाँ पर नहीं गया हूँ। जिसके ऊपर टेशा कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मैं रुक तो जाऊँ, लेकिन आर्थर उसको बस देखने लगता है और फिर मुस्कुरा देता है। हम देखते हैं कि दूसरे दिन की सुबह होती है और वो दिन आ चुका होता है कि जब आर्थर यहाँ से जाने वाला होता है। वो अपने निशान को पंख से ढाप देता है और कहता है कि अब ठीक है। हम देखते हैं कि दादाजी आर्थर को तोहफा देते हैं जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि ये तो एक दिशा सूचक है। फिर दादाजी कहते हैं कि इसके ऊपर हमारे परिवार की मोहर भी है, अगर तुम्हें कभी भी वापस आना हो तो बेझिझक आ जाना। इस मोहर को दिखाओगे तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तभी आर्थर कहता है कि आपका शुक्रिया दादाजी। तभी दादाजी उसके कान में कहते हैं कि अब ज्यादा देर रात तक बाहर मत घुमा करो। आर्थर कहता है कि आगे से ध्यान रखूंगा। फिर वो टेशा को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं होती। आखिरकार दरवाजे खुल जाते हैं। आर्थर इधर उधर देखता है लेकिन उससे टेशा नजर नहीं आ रही होती। तभी पीछे से आवाज आती है आर्थर। हम देखते हैं कि टेशा उसकी तरफ दौड़ के आ रही होती है और बार बार उसका नाम पुकारती है आर्थर, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। आखिरकार आर्थर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। टेशा उस हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना, अनजानी जगहों पर घूमने मत जाना। और फिर तभी वो हकलाने लगते हैं लेकिन आर्थर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं। तभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमें हवा में उड़ता शायरस शहर नजर आता है। आर्थर अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और वहाँ से जाने लगता है। आखिरकार वो अपने माँ बाप से मिलने वाला होता है। वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी उसकी बहन अंदर से आवाज लगाती है कि मैं आ रही हूँ। वो अपनी बहन को देख रहा होता है गौर से। तभी उसके मम्मी पापा पीछे से आते हैं और कहते हैं कि बेटा एलेनोर इस तरह से बाहर नहीं जाते, चलो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। लेकिन तभी वो दोनों आर्थर को देखकर वही के वही रुक जाते हैं और आर्थर कहता है कि आखिरकार मैं घर पर आ ही गया। हमें उसके हक्के बक्के माँ बाप दिखाए जाते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।